सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। हम बात करेंगे आज भारतीय न्याय संहिता की। भारतीय न्याय संहिता में धारा 37 के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है वो कब समाप्त हो जाती है, किन परिस्थितियों में आप डिफेंस नहीं मान सकते, प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं मान सकते। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा कब मान्य नहीं होती। भाई आइए भारतीय दंड संहिता जिसको आईपीसी बोलते थे, उसकी जो धारा जो है वो 99 और बीएनएस की धारा जो है वो 37। पहले ये धारा 99 थी, अब धारा कौन सी है? बीएनएस की धारा 37। कब समाप्त हो जाती है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है किन मामलों में, प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार जो है वो किन मामलों में समाप्त हो जाता है, आइए देखते हैं। भाई यह कानून बताता है कि किन परिस्थितियों में आप अपनी रक्षा करने का अधिकार खो देते हैं। कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं? पहली बात है लोक सेवक के मामले में। भाई लोक सेवक के मामले में कैसे खोएंगे? यदि कोई लोक सेवक जैसे पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी यानी कि जो पद का जो भार जो उसको निभा रहा, अपनी ड्यूटी निभाते हुए कोई काम कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकते तब तक नहीं कर सकते उस काम से आपको मृत्यु या गंभीर चोट, घोर उपत्ति का डर न हो। ठीक है, तो प्राइवेट रक्षा जो है हम इन मामलों में नहीं करते। एक तो लोक सेवक के विरुद्ध में, ठीक है, लोक सेवक अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसके खिलाफ हम जो प्राइवेट डिफेंस जो है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकते जब तक, तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकते, लेकिन उस काम से आपको मृत्यु या गंभीर चोट, घोर उपत्ति का डर हो, जो लोक सेवक कर रहा है वह अधिकार, वह काम सद्भावना पूर्वक अच्छी नीयत से कर रहा हो। ठीक है, तो क्या है, लोक सेवक अगर कोई कार्य कर रहा है, जैसे आपको अरेस्ट करता, आपको गिरफ्तार करता है, तो आप अपनी प्रतिरक्षा का क्या है, प्राइवेट डिफेंस प्रयोग नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते भी। लेकिन अगर लोक सेवक आपकी मृत्यु या गंभीर चोट का डर आपको है कि आपके साथ ये होने वाला है, उस काम से यानी कि जो लोक सेवक जो काम कर रहा है उस काम से आपको मृत्यु या गंभीर चोट है यानी कि घोर उपत्ति का डर न हो। ठीक है, अगर डर है तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं अपनी। बात नंबर 2, जो लोक सेवक जो है वह अधिकारी वह काम सद्भावना पूर्वक यानी कि अच्छी नीयत से कर रहा हो भी, तो अभी आप उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि प्राइवेट डिफेंस नहीं करेंगे। भले ही वह काम कानूनी तौर पर पूरी तरह से सही हो, तब भी आप उस पर हमला नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो लोक सेवक अपनी ड्यूटी कर रहा है तो आप उसके खिलाफ क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते। सद्भावना पूर्वक वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, अच्छी नीयत से वो काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डर है कि इस काम से जो लोक सेवक कर रहा है आपकी मृत्यु या गंभीर चोट हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। सरकारी निर्देश के मामले में यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के आदेश यानी कि निर्देश पर काम कर रहा है, तो वही नियम उस पर भी लागू होता है। यानी कि किसी लोक सेवक ने किसी को आदेश दिया कि ये काम करो, ठीक है, तो वही नियम उस पर लागू होता है। सरकारी आदेश के अनुसार यह काम करो, अगर वह अच्छी नीयत से काम कर रहा है
और उससे आपको मौत या गंभीर चोट का खतरा नहीं है तो आप उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं कर सकते। ध्यान रखना भाई। एक तो लोक सेवक के विरुद्ध नहीं कर सकते, एक लोक सेवक यानी कि सरकार जो है, सरकारी निर्देश के मामले में अगर सरकार ने कोई निर्देश दिया है और वो अच्छी नीयत से कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी क्या है, आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। कानूनी सहायता का समय, अगर आपके पास इतना समय है कि अगर सरकारी अधिकारी जैसे पुलिस से मदद मांग सकें तो आप खुद कानून हाथ में लेकर अपनी रक्षा का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना। जैसे हेल्पलाइन नंबर 100, हेल्पलाइन नंबर 112। जब मदद मांगने का पर्याप्त समय हो, यानी कि आपके पास मदद मांगने का समय है, तो खुद बल प्रयोग करना कानूनी गलत है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो हो वो आपके आसपास ही नहीं और ऐसे ही आप तैयार बने कि आते ही हम इसको अटैक करें, ये नहीं है। ठीक है। अधिकार कब बना रहता है, तो लोग ये जो अधिकार जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ये कब बना रहता है ये देखते हैं। आप केवल तब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार खोते हैं जब आपको पता हो या विश्वास करने का कारण हो कि सामने वाला व्यक्ति एक लोक सेवक है या उसके आदेश पर काम किया जा रहा है, तो तब क्या है, आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार खो देंगे। पहचान का प्रमाण भी, अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी पहचान नहीं बता रहा है, यानी कि वो पुलिस वाला और अपनी पहचान ही नहीं बता रहा है कि मैं कौन हूं, अपना अधिकार जारी नहीं कर रहा कि ये अधिकार है मेरा, ये अथॉरिटी है मेरी और इस पद पे मैं हूं, या मांगे जाने पर अपना लिखित आदेश नहीं दिखा रहा, तो आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार खत्म नहीं होता। ध्यान रखना भाई, जबरदस्त बात कह दी यहाँ पे। ठीक है। यानी कि सिविल ड्रेस में कोई पुलिस वाला है, ठीक है, और अपना अधिकार यानी कि जो आदेश जो है वो लेकर वो भी नहीं दिखा रहा, ठीक है, लिखित में, तो आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार खत्म नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। आप प्रयोग कर सकते हैं। बल का प्रयोग भाई, अपनी रक्षा के लिए आप उतना ही बल प्रयोग कर सकते हैं जितना बचाने के लिए जरूरी है। ठीक है। जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचाना कानूनन गलत है भाई। ठीक है। याद रखें भाई, कानून का उद्देश्य अराजकता रोकना और सरकारी कार्यों में बाधा डालने से बचाना है। ठीक है। इसलिए उचित परिस्थितियों में ही खुद बल का प्रयोग की अनुमति है। ठीक है। ये इस बात को ध्यान रखना। नियम क्या है? यह नियम है कि सद्भावना पूर्वक ड्यूटी कर रहे लोक सेवक या उसके आदेश पर काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ और जब कानूनी सहायता उपलब्ध हो तब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा कब मिलता है, कब नहीं, आइए देखते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का पता कैसे लगाए भाई। एक केस है, केस का नाम है सुमेर सिंह बनाम सूरजबान सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि क्या आपको अपनी रक्षा का अधिकार था या नहीं भाई। केस का नाम सुमेर सिंह बनाम सूरजबान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि क्या आपको अपनी रक्षा का अधिकार था या नहीं भाई। यह सिर्फ क्या है भाई, घटना के समय पर ही नहीं बल्कि आसपास के सभी हालात को देखकर तय किया जाता है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार जो है वो सुमेर सिंह बनाम सूरजबान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको अपनी रक्षा का अधिकार था या नहीं था, यह सिर्फ घटना के समय पर ही नहीं बल्कि आसपास के हालात को देखकर तय किया जाता है कि आपको यह अधिकार था या नहीं। मतलब जज साहब पूरी स्थिति को ध्यान से देखेंगे कि उस समय का माहौल कैसा था। इस बात को ध्यान रखना। जज साहब दोनों पक्षों को पूरे माहौल को देखकर निर्णय करेंगे। ठीक है। जज साहब किन किन बातों को देखेंगे? घटना का समय और स्थान, दोनों पक्षों का व्यवहार क्या था उस समय, घटना से पहले और बाद में परिस्थितियां क्या थी, क्या खतरा तात्कालिक था या नहीं, अगर तात्कालिक खतरा था तो प्रतिरक्षा सही बनती है भाई। अन्य सभी आसपास के हालात देखेंगे भाई जज साहब। ठीक है।
बात नंबर 2, लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का क्या नियम है? क्या लोक सेवक के विरुद्ध भी हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का हमको अधिकार मिलता है? आइए देखते हैं भाई। कानून के अनुसार यदि कोई लोक सेवक जैसे पुलिस अधिकारी, कस्टम अधिकारी आदि अपना काम कर रहा है तो आप उस पर हमला नहीं कर सकते, ठीक है, भले ही वह अपने अधिकारों को लेकर क्यों न हो गई, ठीक है, भले ही वह अपने अधिकारों को लेकर काम क्यों न हो, आप उस पर क्या है, हमला नहीं कर सकती। निम्न 5 शर्तें पूरी हो तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता। 5 शर्तें पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो सरकारी काम हो भाई, कार्य भाई, काम किसी लोक सेवक द्वारा किया जा रहा हो, सही भाई। बात नंबर 2, सद्भावना में काम किया जा रहा हो, अधिकारी की नीयत नेक और ईमानदारी वाली होनी चाहिए। बात नंबर 3, कर्तव्य का पालन, वह अपने काम या ड्यूटी को निभाने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है भाई। बात नंबर 4, अधिकार का भ्रम, भले ही उसे अपने पद या अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई गलतफहमी, भ्रम हो, फिर भी वह उसे अपना कर्तव्य मानकर ही कर रहा हो, ठीक है भाई। बात नंबर 4 हो गई। बात नंबर 5, गंभीर खतरा ना हो, अधिकारी के उस कार्य में आपको मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का डर न हो, ठीक है। ये 5 अधिकार अगर हैं, ये 5 शर्तें हैं तो क्या है, आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। लोक अभियोजक बनाम सूर्य नारायण मामला, ये क्या था? लोक अभियोजक और उनके खिलाफ सूर्य नारायण का मामला क्या था भैया, ये देखते हैं। इस केस का सिद्धांत को बहुत साबित करता है। यह केस इस सिद्धांत को साबित करता है कि कानून का पालन करने वाले अधिकारियों को सुरक्षा देना जरूरी है। केस का नाम था लोक अभियोजक बनाम सूर्य नारायण का मामला था। यह केस जो है इस सिद्धांत को साबित करता है कि जो कानून का पालन करने वाले जो अधिकारी जो है उनको सुरक्षा देना जरूरी है। घटना क्या थी? कस्टम अधिकारियों ने अवैध तस्करी पकड़ी हुई, ठीक है भाई, अवैध जो तस्करी हो रही थी वो पकड़ ली हुई। कस्टम जो अधिकारी हैं उन्होंने पकड़ ली हुई। तस्करों ने अधिकारियों पर हमला किया और उन्हें चोट पहुंचाई भाई, ठीक है भाई। तस्करों का तर्क क्या था भाई? अभी यहाँ तस्करों ने बचाव में कहा कि अधिकारी गलत थे। तो कस्टम जो अधिकारी थे, तो बचाव जो पक्ष जो था उसने क्या तर्क दिया? तस्करों ने बचाव में कहा कि अधिकारी गलत थे क्योंकि वे जिस क्षेत्र को विदेशी मान रहे थे उसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, ठीक है। तो क्या बोले? जो बचाव पक्ष जो था, जो तस्कर जो थे, वो बोले कि अधिकारी क्या थे? गलत थे, ठीक है भाई। वे जिस क्षेत्र को विदेशी मान रहे थे, यानी कि ये विदेश का क्षेत्र है, उसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी भाई कि ये विदेशी है या देशी है। अधिकारी गलत थे क्योंकि क्षेत्र के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी भाई, ठीक है। अदालत का फैसला क्या था भाई इस मामले में? यानी कि जिस क्षेत्र में वो घटना घटी उसको वो विदेशी मान रहे थे, कौन? अधिकारी, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया तर्क अपना कि अधिकारी गलत थे क्योंकि इसके बारे में कोई घोषणा हुई नहीं, वो क्षेत्र विदेशी या देशी है।
अदालत ने फैसला दिया, अदालत ने माना कि अधिकारी पूरी सद्भावना अच्छी नीयत से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तस्करों को चोट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उन्हें प्राइवेट प्रतिरक्षा सेल्फ डिफेंस का लाभ नहीं मिलेगा। भाई कानून का पालन करने वाले अधिकारी पर हमला करना गलत है। भाई अधिकारियों पर हमला करना गलत है, उन्हें सुरक्षा मिलना कानून का सिद्धांत है। यदि उपरोक्त 5 शर्तें, ये जो शर्तें जो ऊपर की पूरी हैं और अधिकारी सद्भावना से अपना कर्तव्य निभा रहा है तथा उसके कार्य से आपको मृत्यु या गंभीर चोट का खतरा नहीं है, तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा आत्मरक्षा का दावा नहीं कर सकते, चाहे उसे अपने अधिकारों को लेकर भ्रम क्यों न हो। ये मेरे अधिकार ये हैं। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा प्रमुख नियम और सीमा क्या है। भाई इसकी प्रमुख नियम क्या है प्राइवेट प्रतिरक्षा के, सेल्फ डिफेंस के, और जो सीमाएं क्या है इसकी। पुलिस और अधिकारियों के मामले में अधिकार कब है और कब नहीं, आइए देखते हैं। यानी कि पुलिस और अधिकारियों के मामले में अगर आप यूज करते हैं सेल्फ डिफेंस, तो उसमें यह देखा था कि अधिकार कब है और कब नहीं। आइए देखते हैं। अधिकार नहीं है भाई, आप रोक नहीं सकते भाई किसको, अधिकारी को, तो आपके पास अधिकार नहीं है। कब नहीं है, यदि अधिकारी अपनी ड्यूटी के दायरे में है, भले ही उसे कानून की गलत समझ हो या गलती से काम कर रहा हो, तो क्या है, आप उसको रोक नहीं सकते अधिकारी को। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप उस पर हमला नहीं कर सकते। ठीक है, अधिकार हैं, आप बचाव कर सकते हैं। कब आपके अधिकार होंगे, यदि अधिकारी बिना अधिकार के काम कर रहा है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है या अवैध रूप से आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो आपको ये अधिकार है। ऐसी स्थिति में आपका बचाव का अधिकार बना रहता है, सेल्फ डिफेंस का अधिकार। महत्वपूर्ण केस और उनके सिद्धांत देखते हैं। राम परवेज का मामला, क्या मामला था ये राम प्रवेश का मामला। अगर कोई पुलिस वाला बिना किसी लिखित आदेश के आपकी तलाशी लेने आए, तो आप उसे अपनी ड्यूटी पर हैं कहकर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यानी ऐसे में आप अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या है, अगर कोई पुलिस वाला बिना अधिकार के, बिना कोई लिखित के आपकी तलाशी लेने आता है, तो वो आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं तो ड्यूटी पर हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बचाव का अधिकार है। ठीक है, आप अपना बचाव कर सकते हैं यहाँ पे। ये कहा था राम प्रवेश के मामले में। अगला मामला है रणजीत का मामला। ठीक है, अगर किसी कांस्टेबल ने गलती से भी किसी को गिरफ्तार किया, भले ही गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनन न हो, तो भी आप उस पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ठीक है, तो गिरफ्तार किया तो अपनी ड्यूटी निभा रहा, और तो कुछ किया ही नहीं उसने। ठीक है भाई, जोगेंद्र नाथ का मामला। भाई इस मामले में क्या बात कही थी भाई, अगर पुलिस अधिकारी कोई ऐसा वारंट लेकर आए जो कानूनन गलत तरीके से जारी हुआ है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, कुंवर सिंह का मामला क्या था, इस मामले में क्या कहा, अगर नगर निगम की टीमें जानवरों को पकड़ने जैसा कानूनी काम कर रही हैं, तो आप उनके काम में बाधा नहीं डाल सकते। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना भाई। 4 मामले थे, चारों हमने देख लिए। सीधा मतलब अधिकारी अगर अपनी ड्यूटी के दायरे में है तो आप उसे नहीं रोक सकते, लेकिन अगर वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है या बिना अधिकार के काम कर रहा है, तो आपका बचाव का अधिकार बना रहता। वही बात को ध्यान रखना। कानून को हाथ में न ले, लोक पदाधिकारी की सहायता ले। भाई सबसे पहले तो डायल 100 करें या 112 करें, तो सीधा आप कानून को हाथ में ले लें। यदि आपके पास समय है कि आप पुलिस को फोन कर सकते हैं या मदद मांग सकें, तो आप खुद हमला न करें। भाई पुलिस को बताएं। भाई कानून कहता है कि खुद कानून को अपने हाथ में मत लो। ठीक है, खुली लड़ाई यानी कि ये पचकोरी का हमला। भाई पचकोरी का हमला क्या है, यानी कि खुली लड़ाई। अगर 2 पक्षों में पहले से ही तय हो कि झगड़ा करना है,
और दोनों तरफ से लोग लड़ रहे हैं, तो किसी को भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का फायदा नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं पचकोरी का मामला। ठीक है, दोनों को अपनी हिंसा के लिए सजा भुगतनी होगी भाई। ठीक है भाई, बल प्रयोग की सीमा कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, आइए देखते हैं। सीमा का सिद्धांत भाई, यानी कि अगर आप प्राइवेट सेल्फ डिफेंस करते हैं तो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं सामने वाले, क्या है भैया ये सीमा का सिद्धांत भाई। आप बचाव में केवल उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना खुद को बचाने के लिए जरूरी है। जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचाना कानून की नजर में गलत है। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम शेर सिंह का मामला, अगर कोई अपनी जमीन पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे रोकने के लिए उसकी जान नहीं ले सकते, बात को ध्यान रखना। संपत्ति की सुरक्षा के लिए जान लेना कानून की नजर में गलत है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, लेकिन यह असीमित है भाई। ठीक है, सीमित नहीं है, ये क्या है, असीमित नहीं है भाई। ये क्या है, सीमित है भाई, लेकिन यह असीमित नहीं है। यह केवल तब मिलता है जब आपके पास बचाव का कोई और तरीका न हो, अधिकार का दुरुपयोग ना हो और आपने केवल उतना ही बल प्रयोग किया हो जितना आवश्यक हो। ठीक है, तो ये क्या है, अधिकार जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा एक अधिकार है, लेकिन ये एक सीमित है, असीमित नहीं है भाई अधिकार। आइए आगे चर्चा करते हैं। आईपीसी की धारा, ये वह जो धारा बोल रही थी, धारा 37 बोल रही थी। अब धारा 38 के बारे में हम चर्चा करते हैं। धारा 37 में लोक सेवक यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब समाप्त हो जाता है उसके बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 100 और बीएनएस की धारा 38 में। ठीक है, बीएनएस की धारा 38 क्या बोलती है, आत्मरक्षा में जान लेने का अधिकार। क्या आपको आत्मरक्षा में जान लेने का अधिकार है? आप आत्मरक्षा में सामने वाले की जान कब ले सकते हैं, आइए देखते हैं। साधारण तौर पर आप किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कानून आपको 7 विशेष स्थितियों में हमलावर की मृत्यु कारित करने, जान लेने तक का अधिकार देता है। आइए कौन कौन सी बातें हैं, वो 7 परिस्थितियां कौन सी हैं जिनमें आप जान भी ले सकते हैं। मृत्यु का डर भाई, यदि आपको लगता है कि हमले से आपकी मौत हो सकती है तब आप सामने वाले की जान ले सकते हैं। गौर उपत्ति भाई, यदि आपको लगता है कि हमले से आपकी बहुत गंभीर चोट जैसे हड्डी टूटना, आंख या अंग का नुकसान लग सकता है तब आपको सामने वाले की जान ले सकते हैं। बलात्कार भाई, यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करने की नीयत से हमला करे तब आप सामने वाले की जान ले सकते हैं। धारा 38 बोलती है बात। प्रकृति विरुद्ध काम रचना यानी कि यौन संबंध, अप्राकृतिक यौन संबंध, ध्यान रखना भाई बात को। अप्राकृतिक बोला है यानी कि जिसके साथ यौन संबंध बनाने वो नहीं, अप्राकृतिक यौन संबंध। यदि कोई व्यक्ति अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की नीयत से हमला करे, जैसे पुरुष पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ, ठीक है, तो ये होते हैं अप्राकृतिक यौन संबंध। इसमें भी आप अगर हमला किया जाए तो आप सामने वाले की जान ले सकते हैं। व्यवहरण या अपहरण, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आपको अगवा करने या अपहरण करने की नीयत से हमला करे तब भी आप सामने वाले की जान ले सकते हैं। सदोष परिरोध, ठीक है, यदि कोई आपको इस तरह कैद करने या बंधक बनाने की कोशिश करे कि आपको लगे कि आप पुलिस या अधिकारियों की मदद नहीं ले पा रहे तब भी आप सामने वाले की जान ले सकते हैं। ठीक है, एसिड हमला भाई, एसिड अटैक में यदि कोई आप पर एसिड फेंकने का प्रयास करे या फेंके जिससे आपको गंभीर चोट लगने का डर हो तो भी आप सामने वाले की जान ले सकते हैं। धारा 38 आपको बचाव देगी। ये 7 स्थितियां बताई गई है। अधिकार की सीमा में, यह अधिकार तब तक ही है जब तक आपका बचाव चल रहा है। ठीक है, डिफेंस अभी, इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा टल जाने के बाद आप हमलावर को मार दें, ये नहीं हो सकता भाई। ठीक है, कि खतरा गया टल और जो आपको मारने वाला था वो निकल गया और आपने पीछे से जाके उसको ठोक दिया, ऐसे नहीं है। ठीक है,
अधिकार तब तक ही है जब तक आपका बचाव चल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। शर्त भाई, पिछले नियमों के अधीन यदि आपके पास समय है और आप पुलिस को फोन कर सकते हैं या मदद मांग सकते हैं तो आप खुद कानून हाथ में नहीं ले सकते, यानी सरकारी सहायता उपलब्ध हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। उद्देश्य देखते हैं, यह धारा केवल धारा 38 का क्या उद्देश्य है? यह धारा केवल तब लागू होती है जब मामला अति गंभीर हो। यदि खतरा छोटा है, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा, तो आप जान लेने का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वह घोर उपत्ति या मृत्यु की आशंका नहीं है। धारा 38 आपको और आपके परिजनों की रक्षा के लिए सबसे मजबूत कानूनी ढाल देती है, लेकिन यह शक्ति केवल बहुत गंभीर परिस्थितियों में और कानून की शर्तों के अधीन होकर ही इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। बीएनएस की धारा 38 क्या बोलती है भाई? आगे, आत्मरक्षा में जान लेने का अधिकार। ठीक है, 7 जो शिस्तियां जो थी वो हमने देख ली। आइए आगे बात करते हैं भाई। बीएनएस की धारा 38 और आईपीसी की धारा 100 भाई। सामान्य नियम, आप केवल उतना ही ताकत का इस्तेमाल करें जितना बचाव के लिए जरूरी हो, लेकिन 7 खास शिस्तियों में आपको हमलावर की जान लेने का क्या है? अधिकार है, वो हमने देख लिए हैं। जान लेने का अधिकार कब है? कुछ शिस्तियां इतनी खतरनाक होती हैं कि वहां आपको खुद को बचाने के लिए हमलावर की जान लेने का भी हक है भाई। ठीक है, मृत्यु की आशंका अगर आपको है, ठीक है, तो आप सामने वाले की जान ले सकते हैं। अगर कोई चाकू दिखाकर आपसे पैसे मांगे और जान से मारने की धमकी दे, तो आपको अपनी जान बचाने के लिए उस व्यक्ति पर हमला करने, यहाँ तक कि उसे मार देने का कानूनी अधिकार है भाई। ठीक है, निर्दोष व्यक्ति को नुकसान, एक विशेष स्थिति में इसे नुकसान का जोखिम कहते हैं। परिस्थितियां, मान लीजिए आप पर एक हिंसक भीड़ यानी कि बलवाई भीड़ हमला कर रही है और आपको अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ती है। नियम क्या बोलता है? यदि भीड़ के बीच में से कोई निर्दोष व्यक्ति भी खड़ा है और गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है तो आप पर इसके लिए हत्या या मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि भीड़ ने हमला किया है। तर्क क्या है? यहाँ कानून यह देखता है कि आपकी नीयत निर्दोष व्यक्ति को मारना नहीं बल्कि अपनी जान बचाना थी भाई। चूंकि स्थिति ऐसी थी कि आप हमलावर को रोकने के लिए मजबूर थे, इसलिए यह अपराध नहीं माना जाएगा। कानून आपकी मनसा नहीं बल्कि परिस्थितियों को देखकर फैसला करती है। ठीक है, केस देखते हैं। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम केस ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम निगमत का मामला भाई। जान बचाने का अधिकार क्या था भाई? केस ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस भाई। यह मामला बताता है कि अगर पुलिस अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही है तो कानून आपको अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार देता है। क्या हुआ था? पुलिस बिना किसी सही कारण के लोगों को अवैध रूप से पकड़कर ले जा रही थी भाई। गांव के लोग उन्हें छुड़वाने के लिए पीछे गए। पुलिस वालों ने उन पर क्या किया? 3 बार बंदूक से गोली चलाई। ठीक है भाई, फैसला क्या था? क्योंकि पुलिसकर्मी ने जानलेवा हमला यानी कि गोली किया था भाई, जानलेवा हमला किया, गोली अगर चलाई है तो, इसलिए गांव के लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी पर हमला करने का अधिकार मिल गया। कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति में पुलिसकर्मी की मृत्यु होना आत्मरक्षा का मामला अपराध नहीं है। ठीक है, यदि कोई आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह पुलिस ही क्यों न हो, तो आप अपनी जान बचाने के लिए जवाबी मामला हमला कर सकते हैं भाई। ठीक है, हाथापाई और अधिकार की सीमा में यहाँ कानून बहुत स्पष्ट है। अपनी रक्षा का अधिकार खतरे के स्तर के बराबर होना चाहिए।
शिस्ती क्या है? अगर दो लोगों के बीच मामूली हाथापाई हो और आपको सिर्फ साधारण चोटें जैसे खरोच या मामूली दाव आए हों, मामूली घाव आए हों, तो आपको सामने वाले को मार डालने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथापाई के दौरान आपको यह डर नहीं था कि आप मर जाएंगे या आपको गंभीर चोट जैसे हाथ पर टूटना या अंग खोना लगेगा भाई। ठीक है, तो आप सामने वाले को नहीं मार सकते। नतीजा, अगर आपने मामूली हाथापाई के जवाब में सामने वाले की जान ले ली तो यह माना जाएगा कि आपने अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर काम किया है भाई। ऐसे में आप बचाव का दावा नहीं कर पाएंगे और आपको हत्या का दोषी माना जाएगा। ठीक है। धारा 38 केवल बहुत गंभीर और जानलेवा स्थितियों में ही हमलावर की जान लेने का अधिकार देती है। छोटी छोटी स्थितियों में ऐसा करना कानूनन गलत और आपको सजा मिल सकती है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। धारा 38 गंभीर चोट और आत्मरक्षा के अधिकार का अंतर भाई, यानी कि गंभीर चोट क्या है और आत्मरक्षा के अधिकार का अंतर क्या है। कानून आपको केवल तभी जान लेने का गंभीर चोट पहुंचाने का अधिकार देती है जब खतरा गंभीर और वास्तविक हो। तब आप क्या कर सकते हैं? हमला कर सकते हैं, यानी कि अपनी डिफेंस रक्षा कर सकते हैं। केस देखते हैं। अब्दुल कादिर का मामला फसल और जमीन में। यह मामला अब्दुल कादिर जो था उसका मामला क्या था? जमीन और फसल में। यह मामला बताता है कि अपनी मेहनत और संपत्ति की रक्षा के लिए आप कितना बल प्रयोग कर सकते हैं। फसल आपकी है, जमीन पर कब्जा आपका है और फसल आपने उगाई है जो अब कटने के लिए तैयार है। सामने वाला घातक हथियार के साथ आया है। यदि दूसरे लोग हथियार लेकर फसल लूटने आए तो यह जानलेवा खतरा माना जाता है। ठीक है। हमला करना भाई, अगर आपने विरोध किया और उन्होंने आप पर हमला कर दिया तो आपकी जान और फसल बचाने के लिए आप उन पर पलटवार कर सकते हैं भाई। मामला क्या था? ये कादिर है, इसका अब्दुल कादिर का मामला ये था कि एक किसान था, किसान ने फसल बोई, फसल बो के क्या है, उसके पास जमीन उसकी है, जमीन पर कब्जा उसका है, फसल बोई, फसल काटी, कटने के लिए फसल तैयार हो गई। ठीक है, तो कुछ लोग आए घातक हथियार लेके फसल को लूटने के लिए। ठीक है, और कुछ लोग आए फसल को लूटने के लिए घातक हथियार लेके, तो उन्होंने क्या किया? उस किसान पर हमला किया। तो वो किसान पलटवार में अपनी जान बचाने के लिए हमला कर सकता है। ये इस मामले में बात कही थी। यहाँ कानून आपको यह हक देता है कि आप अपनी संपत्ति और शरीर दोनों को बचाने के लिए कड़ा कदम उठा सकते हैं, और संपत्ति यहाँ पे क्या है? फसल है। नागजी उद्धवजी कुंवर का मामला हथियार और खतरा। नागजी उद्धवजी कुंवर का मामला, ये कुंवर वैसाई का मामला, हथियार और खतरा क्या है। यह केस हमें सिखाता है कि खतरे का स्तर क्या है। क्या हुआ भाई? अभियुक्त ने किसी को मार दिया और बचाव में कहा कि हमने तो आत्मरक्षा में मार दिया भाई। ठीक है भाई, कोर्ट का फैसला। जब जांच हुई तो पता चला कि सामने वाले यानी कि मृतक पक्ष के पास कोई हथियार ही नहीं था। वे पूरी तरह क्या था? नियत था। तो आपने मार कैसे दिया? आपको प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। महत्वपूर्ण सबक भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति नियत है और सामने वाला तो नियत था और उससे आपको मौत या बहुत गंभीर चोट का कोई वास्तविक खतरा नहीं है, तो आप उसे मार नहीं सकते। केवल डर के कारण किसी नियत व्यक्ति की हत्या करना आत्म रक्षा नहीं बल्कि एक जुर्म है, आपको सजा मिलेगी। ठीक है। गंभीर अपराध, रेप और किडनैपिंग आदि के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार कैसे? आइए देखते हैं। बलात्कार और गंभीर अपराध के विरुद्ध अधिकार आपका क्या है? सेल्फ डिफेंस का। कानून यह मानता है कि बलात्कार, अपहरण या किसी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना एक अत्यधिक जघन्य अपराध है।
ऐसी स्थिति में अपनी या किसी और की रक्षा के लिए कानून आपको हमलावर की जान लेने तक का अधिकार देता है। भाई ध्यान रखना बात को। अपहरण का दावा। अपहरण का दावा दायरा क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी को अगवा करने या बलपूर्वक कहीं ले जाने की नियत से हमला करता है तो आप उसे रोकने के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं। भाई बात को ध्यान रखें। यशवंत राव बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला, पिता की प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है? क्या हुआ था? एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर रहा। एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर रहे व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया। भाई उसकी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था कोई, तो रंगे हाथों पकड़ लिया। पिता ने उस व्यक्ति को बहुत गंभीर चोट पहुंचाई। फैसला क्या आया? अदालत ने पिता द्वारा किए गए इस हमले को सही माना। अदालत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी संतान के साथ ऐसा घिनौना अपराध कर रहा हो, यानी कि कोई व्यक्ति आपकी संतान जो है उसके साथ कोई घिनौना काम कर रहा हो, तो उस स्थिति में अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए पिता का अपनी अधिकार सीमा का उपयोग करना आत्मरक्षा के अंतर्गत आता है। यशवंत राव बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला था। इसमें एक पिता ने देखा कि उसकी बेटी का बलात्कार कर रहा है कोई व्यक्ति, तो पिता ने क्या किया, उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई, गंभीर चोट पहुंचाई। और इस केस में न्यायालय ने कहा अगर अपनी बेटी का कोई बलात्कार कर रहा हो तो उसकी रक्षा के लिए हम सामने वाले को क्या है, अपने अधिकार सीमा के तहत क्या कर सकते हैं भाई, आत्मरक्षा के अंतर्गत उसको मार सकते हैं, उसको सबक सिखा सकते हैं भाई। तो ये आत्मरक्षा में आएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें जो याद रखनी चाहिए, सबूत जरूरी है भाई। इसमें आत्मरक्षा में जान लेने या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए यह साबित करना जरूरी होता है कि हमला बलात्कार या अपहरण जैसी गंभीर नियत से किया गया था। तब क्या किया, उसकी आत्मरक्षा के लिए हमने हमला किया भाई। सच्चा खतरा भाई, यह अधिकार तभी मिलता है कौन सा आत्मरक्षा का, जब खतरा वास्तविक हो, यानी कि वास्तव में हो। किसी भी संदिग्ध स्थिति में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब खतरा स्पष्ट हो तो कानून आपकी रक्षा के लिए आपके साथ है। सुरक्षा की सीमा, हालांकि कानून आपको बहुत बड़ा अधिकार देता है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल अपराध रोकना न कि बदला लेना है भाई। खतरा टल जाने के बाद आप हमलावर को और चोट नहीं पहुंचा सकते, इस बात को ध्यान रखना। यह नहीं कि हमलावर वहां से भाग गया और पीछे पीछे जाके आप मार रहे हैं उसको। आत्मरक्षा का अधिकार एक ढाल की तरह है। यह आपको केवल तब सुरक्षा देता है जब हमला गंभीर हो, खतरा वास्तविक हो और आपका उद्देश्य केवल अपनी या किसी और की रक्षा करना हो, न कि बदला लेना भाई। यानी कि बदले में आके आपने किसी को मार दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आया होगा। और धारा 37 और 38 के बारे में हमने चर्चा की है। कल इससे आगे के लिए क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।